डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जो ये चैप्टर है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना है उससे संबंधित प्रयोग फैराडे ने किए थे। इस वीडियो में मैं आपको फैराडे के वो प्रयोग बताऊंगा, समझाऊंगा और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना है वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। आप इसे अच्छी प्रकार से फैराडे के प्रयोग में समझ सकते हैं, तो इसकी परिभाषा आप पहले समझ लें। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, क्योंकि ये प्रेरित होता है विद्युत वाहक बल। ये यहाँ कनेक्शन नहीं होते हैं। आप जब प्रयोग में आपको समझाऊंगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो है प्रेरित होता है, इसलिए इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। जो ये घटना हुई है इस घटना को बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अभी मैं आपको विस्तार से इसे समझाऊंगा। यदि ये परिपथ बंद है, यानी जो सर्किट है वो पूरा है, तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। जो धारा बहती है उसे हम प्रेरित धारा बोलते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा तभी तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर ये परिवर्तन नहीं होता है तो ये धारा भी बंद हो जाती है और विद्युत वाहक बल भी समाप्त हो जाता है। तो ये है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रयोग है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये तो आ सकता है एग्ज़ाम में, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं ये एग्ज़ाम में आ सकता है, परंतु जो फैराडे का प्रयोग है उसकी संभावना नहीं होती। परंतु इस चैप्टर को समझने के लिए फैराडे का प्रयोग समझना आवश्यक है, अन्यथा कुछ भी समझ में इस चैप्टर में नहीं आएगा। तो अब इसके बाद हम आपको फैराडे का जो प्रयोग है वो समझा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है उससे संबंधित फैराडे का प्रयोग। ये प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जब किसी चालक में या किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ऑरस्टेड ने प्रयोग किया था, हमने आपको समझा भी था। तो फैराडे ने इसके विपरीत सोचा। क्या सोचा कि अगर विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न क्यों नहीं हो सकता। ये सोच करके उसने काफ़ी समय प्रयोग में लगाया और फिर अंत में वो कामयाब हुआ। और किस प्रकार से कामयाब हुआ वो आप यहाँ इसे देखेंगे कि उसने क्या प्रयोग किया था, क्या उसके निष्कर्ष हुए। ये एक कुंडली है, जैसे आप देखते हैं स्प्रिंग होता है इस प्रकार की। यहाँ ये चुंबक है, जो छड़ चुंबक है वो है ये इसका छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब उसने क्या प्रयोग किया कि जब ये जो छड़ चुंबक है जब हम इसे चलाते नहीं हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं इस सर्किट में ये कुंडली है और यहाँ ये धारामापी है गैल्वेनोमीटर। तो जब हम इस चुंबक को इसके पास लाते हैं और चलाते नहीं हैं, यानी स्थिर कर देते हैं, तो ये जो सुई है इसमें धारामापी में आप जानते एक सुई होती है जो शून्य पर रहती है जब तक कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में जब हम इसे रोक देते हैं तो ये धारामापी की सुई नहीं घूमती है, इसका मतलब इस परिपथ में कोई धारा नहीं है। परंतु जैसे ही हम इस चुंबक को चला करके कुंडली की ओर लाते हैं, अर्थात चुंबक को कुंडली की ओर गति कराते हैं,
लेकर के आते हैं इधर से इधर। इस प्रकार से अगर ये चुंबक है तो इस प्रकार से इसकी ओर गति कराते हैं। तो उसने देखा कि ये जो धारामापी है उसमें दाईं ओर को विक्षेप आ गया, ये सुई घूम गई। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा करने से चुंबक को जो उत्तरी ध्रुव है कुंडली की ओर रख करके जब हम गति कराते हैं इसकी ओर तो इसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ इससे कनेक्शन नहीं है, इसके चलने से ये धारा प्रेरित होती है। जैसा हम किसी आदमी को प्रेरणा देते हैं तो कनेक्शन तो होते नहीं, लेकिन उसे समझाते हैं तो उसकी प्रेरणा से वो अच्छे काम कर सकता है, अपने व्यवहार में बदलाव कर सकता है। तो यहाँ भी प्रेरणा ही है, इसलिए जो इसमें उत्पन्न धारा है उसे हम प्रेरित धारा बोलते हैं, और जो इसके अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही हम इसे इसकी ओर लाते हैं तो ये सुई घूम जाती है और इसमें एक दिशा में धारा बहने लगती है। अब जैसे ही हम इसे चुंबक को कुंडली से फिर दूर ले जाते हैं, ये निशान मैंने लगाया हुआ है, ये गति इधर को है, दूर ले जाते हैं तो फिर विपरीत दिशा में धारा बहती है। ये जो विक्षेप है यहाँ धारामापी में, पहले इधर घूम रही थी सुई, अब ये सुई इधर घूम रही है, उल्टी दिशा में घूम रही है। इसका मतलब ये हुआ कि धारा पहले के विपरीत दिशा में बह रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ धारा इसमें नीचे की ओर थी तो यहाँ इसमें ऊपर की ओर है, पहले से विपरीत दिशा में धारा है। अब ये जो चुंबक है इसके ध्रुवों को चेंज किया, इस प्रकार इधर साउथ कर दिया और इधर नॉर्थ कर दिया ये, और अब हम इसे कुंडली की ओर लाए तो देखते हैं कि इसमें बाईं ओर विक्षेप आता है, अर्थात धारा की जो दिशा है वो ये वाली होती है, ऊपर की ओर। यहाँ ये कुंडली में इस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है। और अगर हम इसे दूर ले जाते हैं कुंडली से तो फिर विपरीत दिशा में यानी दाईं ओर विक्षेप आता है और फिर इसमें धारा बहती है विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार से फैराडे ने ये प्रयोग किया। इससे ये पता चलता है कि ये जो धारा प्रेरित होती है, ये जो विद्युत वाहक बल इसके अंदर प्रेरित होता है, वो कुंडली और जो चुंबक है उनकी आपेक्षिक गति के कारण होता है। आप इसमें चाहे तो कुंडली को इसकी ओर ले आएं या चुंबक को इसकी ओर ले आएं, या कुंडली को यहाँ दूर ले जाएं चुंबक को स्थिर करके, या चुंबक को दूर ले जाएं। दोनों स्थितियों में ऐसा ही होता है, अर्थात इसके अंदर जो चुंबक अर्थात चुंबक और कुंडली के बीच जब आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और क्योंकि ये परिपथ बंद है, कंप्लीट है ये सर्किट, इसलिए इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये प्रयोग था। उसने पाया कि ये तभी तक होता है जब तक कि ये आपेक्षिक गति होती है। अगर आप इसे कुंडली स्थिर है, चुंबक चल रही है, चुंबक को भी रोक दें तो फिर ये धारा बंद हो जाती है और सुई जो है शून्य पर आ जाती है। या अगर कुंडली चल रही है, चुंबक स्थिर है, तो चलते हुई कुंडली को आप रोक देंगे तो भी कुंडली में धारा बंद हो जाएगी, अर्थात जो प्रेरित धारा है वो लुप्त हो जाएगी, या विद्युत वाहक बल जो प्रेरित है वो भी समाप्त हो जाएगा। अब ये धारा की जो मात्रा है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। उसने पाया कि एक तो इस चुंबक ये कितना शक्तिशाली है, इस पर निर्भर करती है। अगर ये ज़्यादा शक्तिशाली है तो ज़्यादा धारा प्रेरित होती है। अगर हम इस चुंबक को कुंडली की तरफ तेज़ी से चलाते हैं तो धारा भी पहले की तुलना में अधिक प्रेरित होती है। इसी प्रकार से दूर भी अगर हम तेज़ी से ले जाते हैं तो भी धारा अधिक मात्रा में प्रेरित होती है। और ये जो कुंडली है इनमें फेरों की संख्या पर भी ये प्रेरित धारा निर्भर करती है। अगर फेरों की संख्या कुंडली में ज़्यादा है तो ज़्यादा धारा प्रेरित होगी, अगर कम है तो कम धारा प्रेरित होगी।
इसी प्रकार से अगर ये जो कुंडली है इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, बड़ी चौड़ी कुंडली है, तो भी धारा अधिक प्रेरित होती है। जितने ज़्यादा इसमें फेरे होंगे कुंडली में, उतनी ही धारा ज़्यादा प्रेरित होगी। यानी धारा जो है, जो प्रेरित धारा है, वो फेरों की संख्या पर भी निर्भर करती है। फेरों की संख्या अधिक होने पर प्रेरित धारा का मान भी बढ़ जाता है। अगर हम कुंडली के अंदर कोई लोहे की क्रोड रख दें तो भी प्रेरित धारा का मान बढ़ जाता है। और अगर इस कुंडली को हम किसी उच्च प्रतिरोध से जोड़ दें या कोई प्रतिरोध लगा दें जो हाई हो, अधिक हो, बड़ा प्रतिरोध हो, तो ऐसी स्थिति में धारा घट जाती है, क्योंकि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात में होती है। प्रयोग से पता चलता है कि जो धारा प्रेरित होती है वो चुंबक और कुंडली की आपेक्षिक गति के कारण होती है। अगर आपेक्षिक गति नहीं है तो धारा भी प्रेरित नहीं होगी, न ही विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अब ऐसा क्यों होता है ये हम आपको आगे समझाएंगे। जब लेंज का नियम पढ़ाएंगे तो ये धारा की दिशा इसमें क्यों और किस प्रकार से होती है ये हम वहाँ बताएंगे, जब हम आपको लेंज का नियम बताएंगे और उसके आधार पर हम फैराडे के नियम की व्याख्या करेंगे। जो प्रयोग है फैराडे का उसकी व्याख्या हम करेंगे, तब आपको ये बात समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है और किस दिशा में कब धारा प्रवाहित होगी, ये सब समझाएंगे। तो आप समझ गए होंगे जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना वो क्या है। इसमें ये कुंडली है, जब हम इस चुंबक के पास लाते हैं तो आप जानते हैं कि चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं इस प्रकार से। तो अगर ये स्थिर है तो चुंबकीय बल रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें से जो गुजरती है ना कुंडली से, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए धारा भी प्रेरित नहीं होती, विद्युत वाहक बल भी प्रेरित नहीं होता है। अब अगर हम इसे पास लावें तो ये चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं इनकी संख्या बढ़ जाएगी। इसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसके पास आने से इनकी संख्या बढ़ जाएगी और दूर जाने से घट जाएगी। तो दोनों स्थितियों में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर परिपथ बंद है तो एक धारा बहने लगती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। आप जानते हैं, मान लिया ये कुंडली है कोई और ये चुंबक है NS, ये ध्रुव है। इस प्रकार से आप जानते हैं बल रेखाएं इस प्रकार से होती हैं, N से बल रेखाएं निकलती हैं। तो जब हम कुंडली को नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, नज़दीक लाने से और अधिक बल रेखाएं इसमें से गुजर जाएंगी और दूर हटाने से कम बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है कुंडली के अंदर से गुजरने वाले, तो तब ये घटना होती है। अब ये परिवर्तन दोनों स्थितियों में हो जाएगा, चाहे तो आप कुंडली को दूर ले जाएं चुंबक से या चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएं, दोनों स्थितियों में ये परिवर्तन होगा और दोनों स्थितियों में ही इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे वीडियो को आप पूरा देखा करें, उससे हमें भी लाभ होगा। और अपने दोस्तों से कहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको वीडियो का पता चल जाए, आप उसे देख लें, पढ़ लें, समझ लें। इससे आगे में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फैराडे के नियम हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित, जो इस प्रयोग के आधार पर उसने निकाले थे, वो मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।